फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे जो है टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के वीडियोस एंड नेचुरल साइंसेस के और जो भी आपका साइंस का एग्ज़ाम है, लाइक आपका जो केवीएस एनवीएस DSSB में एंड यूपी टीजीटी साइंस, सबके वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। और अभी जो मैं आपके सामने चैप्टर या लेक्चर लेकर के आई हूँ वो है हमारे पास अभी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन के MCQs हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको कराया था वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के MCQs कराए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, वो ज़रूर देखिएगा। और ये एवोल्यूशन चैप्टर है जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप प्लीज़ इस लेक्चर को देखिए और बेनिफिट लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने मेरे भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत थैंक यू है मेरी तरफ से। और जो सब्सक्राइबर होते हैं फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइबर्स के नंबर होते हैं वो ये शो करते हैं कि हाँ, ये हमारे अपने सब्सक्राइबर हैं, अपने लोग हैं जो कि हमारे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स हैं ये हमारे। तो आप लोग भी टीचर हैं और आप लोगों के भी क्लासेस में जो स्टूडेंट्स होते होंगे उनको देख के आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ, ये हमारे 50 60 70 100 तक के स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक वैसे ही है, जब कोई टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उससे ये जितने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए जो पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली जो थ्योरी है, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो कौन सी थ्योरी है। पहला है हमारे पास ए ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, बी फेस थ्योरी, सी सिंथेटिक थ्योरी एंड डी है म्यूटेशन थ्योरी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जो सिंथेटिक थ्योरी थी वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 2 है, इसमें है द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज इनेबलिंग द लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द वाटर वॉज द डेवलपमेंट ऑफ। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो है क्वेश्चन को समझिएगा कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए फ्रेंड, ठीक है, जो भी हमारी अर्थ पे जो भी एवोल्यूशन हुआ, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले रेड्यूसिंग थी, देन रेड्यूसिंग के बाद जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग हुई, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले बने, देन उसके बाद और भी एवोल्यूशन हुआ। पहले जो लाइफ थी वो वाटर में होती थी, फिर वाटर से उसका जो मूवमेंट हुआ वो लैंड फॉर्म में हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशनरी चेंज हुआ था, ठीक है, तो जो लैंड वर्टिब्रेट्स थे वो कम्प्लीटली वाटर से फ्री हो गए थे। ओके, अब पूछ रहे हैं इसमें ऑप्शन कि किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था जिसकी वजह से वो वाटर को छोड़ करके या वाटर से एवोल्यूशन होकर के उनका वाटर फॉर्म से जो है वो लैंड फॉर्म में हो गया। लाइक हमारे पास ऑप्शन जो है ए 4 legs, बी लंग्स, सी शेल्ड एग्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डी है 4 चेम्बर्ड हार्ट। कि तो पहला ऑप्शन जो है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो 4 legs हो गए थे उनका डेवलपमेंट हुआ, 4 लेग बन गए, वो चौपाए हो गए। और बी है कि लंग्स डेवलपमेंट हो गया, लंग्स क्योंकि जो है वाटर में रहने के लिए तो उनको गिल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, या फिर मॉइस्ट स्किन से कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो है आपका रेस्पिरेशन करते हैं। देन जो लंग्स हैं वो हमारे जो लैंड फॉर्म पे रहने के लिए सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जो है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है लंग्स को। नाउ सी में ये है कि जो शेल्ड एग, यानी कि जो एग हैं उनमें शेल्स डेवलप हो गए, वो शेल्स के अंदर जो है एग डेवलप हुआ और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा वाटर में। नाउ डी है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जैसे कि हमारा जो मैमल है, मैमल में क्या होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल में भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो नाउ यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी क्या है कि शेल्ड एग हुए एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसी के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द सिनोजोइक एरा इज नोन एज। सिनोजोइक एरा को क्या कहा जाता है। ए एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा, बी एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, सी एज ऑफ एम्फीबिया एंड लाइकोपॉड्स, डी एज ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो सिनोजोइक एरा है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा। इसको फ्रेंड्स मैं स्टार देना चाहूँगी, ये स्टार क्वेश्चन है। अब इसके बारे में जो है जितनी भी आपके पास अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए प्रोवाइड करूंगी और आप इसे
अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे मैं अगर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करूँ, ओके, तो अलग अलग जो आपके एराज हुए हैं फ्रेंड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यहाँ पे देखिएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें क्या किया गया है, इसमें पहले तो आपका जो है डिवीज़न किस किस में हुआ है देख लीजिए। एरा, ठीक है, एरा है, और देन आपका जो पीरियड होता है उसमें कि किस पीरियड में हुआ एवोल्यूशन। देन इपॉक आता है कि इपॉक कौन सा है, ओके। उसके बाद फिर जो है सबसे पहले, अब अगर एरा की बात करेंगे तो एरा को आप देखिए, सबसे पहले सीनोजोइक एरा की बात करते हैं। तो सीनोजोइक एरा को जो है एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ कहा जाता है, ओके। मैं यहाँ पे फिर से बैक करके आपको बता दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सबसे पहले अगर हम किसी एरा की बात करेंगे तो वो है सीनोजोइक एरा, ओके। तो सीनोजोइक एरा को कहा जाता है एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो आजकल की जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, वो सीनोजोइक एरा है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो भी सीनोजोइक एरा से ही है। एंड इस एरा को क्वार्टनरी एंड टर्शरी दो पीरियड में डिवाइड किया गया। तो सीनोजोइक एरा को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया। एक तो आपका क्यू से मैं क्वार्टनरी लिख रही हूँ एंड टी फॉर टर्शरी, ओके। नाउ देन अब यहाँ पे देखिए सीनोजोइक है एक, उसके बाद एक है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक, नाउ मीसोजोइक एरा जो है इसको एज ऑफ मिडाइवल लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ मेडिवल लाइफ। इसे हम लोग एज ऑफ मेडिवल लाइफ के नाम से जानते हैं। और इस एरा में जो पीरियड हुए वो कौन कौन से हुए? इस एरा में जो पीरियड हुए वो हुए यहाँ पे क्रिटेशियस, ओके, क्रिटेशियस है और जुरासिक है। जुरासिक तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, जिसमें डायनासोर्स या एज ऑफ रेप्टाइल्स इसको कहा जाता है। और एक है यहाँ पे ट्रायसिक। नाउ 3 आप यहाँ पे याद रखिएगा, एम यानी मिसोजोइक और एरा ऑफ मिडाइवल लाइफ, एंड यहाँ पे CJT मीन्स सी फॉर आपका है क्रिटेशियस, जे है आपका जुरासिक, और जो टी है वो क्या है? ट्रायसिक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं पैलियोजोइक की। तो जो पैलियोजोइक है इसको देख लीजिए, पैलियोजोइक को कहते हैं एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ, ओके, प्राचीन, एंड एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ कहते हैं इसको। नाउ अब ये जो एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ है, ये इस एरा को अगेन कितने पीरियड्स में बांटा गया है देखिएगा। यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं, पैलियोजोइक में आपका सबसे पहले है पर्मियन। तो यहाँ पे पर्मियन, ये पीरियड की बात हो रही है। नाउ देन उसके बाद कार्बोनीफेरस, इसके बाद कार्बोनीफेरस है सिलूरियन, यहाँ पे सिलूरियन आ गए भाई, एंड डेवोनियन, ओके, डेवोनियन है यहाँ पे। एंड आगे भी है इसमें ओर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन भी है। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ओर्डोविशियन, यहाँ पे ओ फॉर ओर्डोविशियन है। एंड एक और नोट कर लीजिएगा, कैम्ब्रियन, CMBRIAN, कैम्ब्रियन। तो देख लीजिए अब यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पीरियड्स में इसको बांटा गया, ओके। पैलियोजोइक को जो एंशिएंट लाइफ थी उसको सबसे ज़्यादा उसमें पीरियड्स हैं, और 6 पीरियड्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे है प्रोटीरोजोइक। नाउ प्रोटीरोजोइक एरा को एरा ऑफ अर्ली लाइफ कहते हैं। प्रोटो मीन्स वैसे भी क्या कहते हैं, अर्ली या फिर प्राचीन, ऐसा होता है इसका जो मीनिंग होता है प्रोटो वर्ड का। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोटीरोजोइक है, इसमें क्या है, अर्ली लाइफ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइफ थी वो कैसी थी, अर्ली लाइफ का जो पीरियड था, अर्ली लाइफ। अब यहाँ पे एक है आर्कियोजोइक, ओके, आर्कियोजोइक यहाँ पे देखिए। नाउ आर्कियोजोइक है यहाँ पे। अब इन दोनों को तो किसी यानी प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक को किसी पीरियड में नहीं बांटा गया है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो टाइम है बिगनिंग से लेकर के प्रेजेंट्स का, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स में बोला जाता है। कि आपको बताया था कल लास्ट जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें था कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्थ की उत्पत्ति हुई है, ओके।
नाउ अब यहाँ पे देखिए जो एक्सटिंक्शन थे मरीन आर्थ्रोपोड, वो क्रस्टेशियंस थे। ओके, मरीन आर्थ्रोपोड जो थे वो क्रस्टेशियंस बोले गए। तो चलिए अब यहाँ पे आपको मैं और भी चीज़ें बता देती हूँ। जो सिनोज़ोइक एरा है फ्रेंड, उसमें जो है आपका, जो आप भी कह रहे हैं कि प्रेजेंट का वो एरा चल रहा है, तो मॉडर्न मैन वो डोमिनेंट थे। मॉडर्न मैमल जो हैं, बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स। नाउ अब यहाँ पे जो मीज़ोज़ोइक है, यहाँ पे उसका भी देख लीजिए। मीज़ोज़ोइक, अच्छा हाँ, जो सिनोज़ोइक है उसमें एक चीज़ और नोट करने की है कि यहाँ पे राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट्स, यानी जो पहले प्राइमेट्स थे वो भी इसी एरा में हुए थे। ठीक है, और इनका फिर एवोल्यूशन होता गया, देन मॉडर्न मैन यहाँ पे बन गए। मीसोजोइक जो है फ्रेंड, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। जो मीसोजोइक में जुरासिक है उसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ओके, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे जो है जो जायंट रेप्टाइल्स थे उनका एक्सटिंक्शन हो गया, और जो आपकी टूथेड बर्ड्स होती थी, एंड जो मॉडर्न फिश एंड बर्ड्स और प्लेसेंटा वाले मैमल्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जो आपके फर्स्ट डायनासोर्स होते थे, जो डायनासोर का जो राइज हुआ था वो भी हुआ था, एंड एग लेइंग मैमल्स भी होते थे इस टाइम पे। नाउ अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो कार्बोनीफेरस है, कार्बोनीफेरस में आपके ओरिजिन हुआ रेप्टाइल्स का, विंग्ड इंसेक्ट्स का, और एडाप्टिव रेडिएशंस यहाँ पे देखा गया कि एम्फीबियंस में एडाप्टिव रेडिएशंस हैं। एंड जो पैलियोजोइक है फ्रेंड, पैलियोजोइक में आपके जो एम्फीबियंस, फिश, ये बहुत ज़्यादा होते थे, अबंडेंट थे उस टाइम पे। ओके, स्पाइडर्स भी अपीयर हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग आगे की बात करते हैं। और यहाँ आगे जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल दैट गिव्स द जेनेटिसिस्ट अ टूल टू डिटरमाइन व्हेन इवोल्यूशन इज अकरिंग इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो दिए हुए ऑप्शंस हैं कि जिसमें जो है इवोल्यूशन को बताने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए वो एज अ टूल काम करता है जेनेटिसिस्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, बी हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, सी माल्थूजियन प्रिंसिपल, एंड डी क्लोनिंग थ्योरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी हैं और आगे पढ़ेंगे भी, और क्वेश्चन के थ्रू भी आप लोगों को पता चलेगा फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फोर्थ है उसका अभी जो करेक्ट हो रहा है ऑप्शन, वो हमारे पास हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, यानी कि जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ओके, तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल फ्रेंड इम्पॉर्टेंट भी है, और इस प्रिंसिपल को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ रूल्स आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक एलन लॉ होता है, एलन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एलेंस लॉ है ये। एलेंस लॉ क्या होता है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, और इसमें जो है ये जो एलन थे उन्होंने 1877 में, ईयर जो था 1877 में इन्होंने ये बताया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं फ्रेंड, देखिए वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, ओके, दो टाइप के होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जब वो ठंडी जगहों पे कूलर क्लाइमेट्स में रहते हैं, कूलर क्लाइमेट्स में, तो होता क्या है, ठंडी जगहों पे ऐसे बर्फीले प्रदेश हैं या बहुत ठंडा जहाँ पे ठंडक पड़ती है वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपके ईयर हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती हैं आपके, जैसे लेग्स हैं, टेल है, ईयर पिना, और बीक, ये सब छोटे हो जाते हैं, यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं। और क्यों छोटे हो जाते हैं, ताकि ये हीट के लॉस को कम कर सकें। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो जब वार्म ब्लडेड एनिमल्स कूलर रीजन में या ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं तो उनकी एक्सट्रीमिटीज़, जैसे कि उनके लेग्स हैं, ईयर के पेना हैं, बीक है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं या छोटी हो जाती हैं, स्मॉल हो जाती हैं, जिससे कि ये हीट के लॉस को कम कर सकें। अगर बड़े होंगे तो सरफेस बड़ा होगा, ज़्यादा एरिया होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। ओके, ये जो लॉ है ये एलन ने दिया था, इस लॉ को एलन्स लॉ कहते हैं फ्रेंड। नाउ इसके अलावा जो एक है वो कोप्स लॉ है, कोप्स लॉ, देखिएगा कोप्स लॉ। तो कोप्स लॉ क्या है फ्रेंड,
यहाँ पे जब हम कोप्स की बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा था कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल का जो साइज़ है इवोल्यूशन में वो साइज़ बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो गया एनिमल्स का जो साइज़ है। और जो इवोल्यूशन है उसने जायंट साइज़ के स्क्विड्स, जायंट साइज़ के रेप्टाइल्स, डायनासोर्स एंड जायंट मैमल्स, ये सारे जो है वो पैदा हुए और उसके बाद फाइनली क्या हुए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, इवोल्यूशन की वजह से वो एक्सटिंक्ट भी हो गए, तो इन्होंने ये बताया था। और फ्रेंड इसी तरीके से आपके पास देखिए जो बायोजेनेटिक लॉ है उसको समझ लेते हैं। जो बायोजेनेटिक लॉ वो भी बहुत फेमस लॉ है, इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो जो बायोजेनेटिक लॉ है वो किसने दिया था, वो हेकल ने दिया था। ओके, अक्सर ही ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बायोजेनेटिक लॉ। और इसको जो है जो इसमें क्या थ्योरी थी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये जो रिकैपिटुलेशन थ्योरी है ये इसमें जो है प्रपोज की गई थी और इसी को बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस है, आपको पता भी होगा, ऑन्टोजेनी रेक्यूपिटुलेट्स फाइलोजेनी। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, देख लीजिएगा। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी। ओके, ये है यहाँ पे। तो अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं अपने डेवलपमेंट के टाइम पे, जब भी उनका डेवलपमेंट होता है तो वो अपने जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं, उनके जो पहले के जो पुरखे जिनको कहा जाता है, जो वो होते हैं, उनके जो पहले की पीढ़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट में वो ज़रूर कहीं ना कहीं पे उनके लक्षण दिखाई देते हैं या कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो है, ठीक है, अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है जो अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये बताया रहे हैं। और वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड होती थी और गिल स्लिट्स। ओके, सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स, ये सारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं सारी चीज़ें। क्या ये मैंने बताया डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड, सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए जो आपका यहाँ पे जो है बाद में क्या हुआ कि जो रेप्टाइल के एम्ब्रियो हैं और फाइनली जब वो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप हो गई, फिर से मतलब आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है तो वैसे वैसे जो चीज़ें बनती रहती हैं एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की चीज़ों को रिपीट करती हैं। बस इसमें यही है। और आपको इस थ्योरी से क्या सपोर्ट मिलता है, ये थ्योरी ये सपोर्ट करती है कि रिकैपिटुलेशन होता है। ओके, तो इसलिए ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी सपोर्ट करती हैं सारी चीज़ें। देन उसके बाद एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी समझ लीजिए। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो आप जानते ही हैं, कायांतरण जो होता है। तो देखिए फ्रेंड, होता क्या है, जो टैडपोल्स होते हैं, एसिडियन के जो एसिडिया जो होते हैं, ओके, उनके जो टैडपोल होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं और उनमें 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं। मेटामॉर्फोसिस पे टाइम पे क्या होता है कि ये जो ये किस में चेंज जाते हैं, ये सीडेंट्री डिजेनरेट अडल्ट में। ठीक है, देन ये सीडेंट्री यानी कि जो है जो एक जगह बैठा रहे, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, टी जनरेट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये कॉर्डेट के जो जितने भी कैरेक्टर लक्षण होते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और मायोटोम्स, ये सारे जो है लक्षण जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं और ये इस तरीके से रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। और जो लार्वा होता है वो कॉर्डेट नेचर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। लार्वा से आप कॉर्डेट का नेचर पहचान सकते हैं कि इसमें कॉर्डेट के कुछ कैरेक्टर्स हैं, बट अडल्ट में बिल्कुल नहीं होते हैं। अडल्ट में सब चीज़ें डिजेनरेट हो चुकी होती हैं, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेशन कहते हैं। नाउ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में यही होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन आएगा और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे जो फिफ्थ में है, एज पर द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कह रहे हैं कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो किस पर डिपेंड करता है। ए म्यूटेशन,
reproductive isolation and natural selection, B gene recombination and natural selection, C mutation and natural selection, D all of these। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड जीन रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीशीज is produced by loss or disappearance of a few characters found in parents. It is termed as A progressive species, B retrogressive species, C successive species, D digressive species। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपके पास, यहाँ पे जो बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन कर दिया है, जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसमें देखिए यही कहा गया है कि एक स्पीशीज़ जो लॉस या डिसअपेरेंस को दिखाती है या अपने कैरेक्टर्स को शो करती है कि उसमें जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो लॉस हो गई हैं, तो वो क्या बताता है, वो पेरेंट में जो है इस टर्म को क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव स्पीशीज़। ओके, अ स्पीशीज़ इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस और डिसअपेरेंस ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स फाउंड इन पेरेंट्स। पेरेंट्स में कैरेक्टर पाए जाते थे बट अब स्पीशीज़ में नहीं पाए जा रहे हैं, लॉस हो गया है उनका। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, द एग्जाम्पल ऑफ रिकैपिटुलेशन थ्योरी इज ए एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ रेप्टाइल्स, बी टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, सी प्लेसेंटा ऑफ मैमल, डी कैनाइन टीथ ऑफ डॉग। तो देखिए रिकैपिटुलेशन थ्योरी का जो एग्जाम्पल है वो पूछा गया है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारे पास जो 7 है उसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो अब यहाँ पे देखिए आपको फ्रेंड पता है जो लार्वा जो फ्रॉग का होता है, यानी कि जो टैडपोल होता है उसमें फ़िश जैसे कैरेक्टर होते हैं, यानी वो फिश जैसा दिखता है। ठीक है, आपने देखा, सभी ने देखा, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो फ्रॉग की तरह बेबी फ्रॉग बन जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 8th क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ए जेनेटिक आइसोलेशन, बी टेम्पोरल आइसोलेशन, सी बिहेवियरल आइसोलेशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जेनेटिक आइसोलेशन है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो है वो भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से रिलेटेड है, टेम्पोरल आइसोलेशन भी रिलेटेड है, बिहेवियरल आइसोलेशन भी रिलेटेड है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। जेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, तो जेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ए लेमार्क, बी लॉटसी, सी अर्नस्टमायर, डी लिनियस। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज़ यहाँ पे बी, यानी कि लॉटसी, आपको लर्न करना है। 10th देखते हैं फ्रेंड, जो 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस आर टेम्परेरी एंड हैव नथिंग टू डू विद द लास्ट और नेक्स्ट जनरेशन, ए हेरिटरी वेरिएशन, बी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, सी इन्वायरमेंटल वेरिएशन, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितने भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी हैं और उनका लास्ट या फिर जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो 10th है उसका हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस का नहीं, बाकी हेरिडिटरी का तो रिलेशन होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस भी रिलेटेड होते हैं। 11th, फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन पीरियड, ए ट्रायसिक, बी जुरासिक, सी क्रिटेशियस एंड डी है आपका टर्शरी। तो फ्रेंड एरा तो पूछ चुके हैं और अब यहाँ पे जो मैंने सीनोजोइक एरा में आपको पीरियड बताया थे कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। नाउ 11 का हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रायसिक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th,